एक बार की बात है, तीन भाई खेतों से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों बड़े भाई आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे, क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए कोई बोझा नहीं था, और उनका छोटा भाई उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उसके कंधे पर गेहूं की बालियां रखी हुई थी। जब वे तीनों घर पहुंचे तो उनकी माँ ने कहा, बैठ जाओ बेटे और थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जब वे थोड़ी देर आराम कर चुके तो वह बोली, मैं अब दादी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तय कर लिया है तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी जाएं ताकि तुम लोग अपना परिवार शुरू कर सको। इसलिए तुम लोग अपने लिए तुरंत ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दो। तीनों भाइयों ने कुछ सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानते थे कि सारी घाटी में, जो पहाड़ों से लेकर समुद्र तक फैली हुई थी, उसमें एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसकी शादी ना हुई हो। जब वे अगले दिन खेतों पर गए तब भी यह मामला उनके दिमाग में घूम रहा था। छोटा भाई बोला, क्यों ना हम चलकर उस बूढ़ी से पूछे जो समुद्र के किनारे वाली पहाड़ी पर रहती है। छोटे भाई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसके भाई उसकी कही बात पर राजी हो गए, क्योंकि वे तो कभी उसकी बात सुनते भी नहीं थे। तीनों भाई उस पहाड़ी पर जाने वाले तंग रास्ते पर चलते चले गए, जहां से समुद्र दिखाई देता था। वह बूढ़ी अपनी गुफा के सामने जहां वह रहती थी बैठी बैठी ऊन काट रही थी। उसने अपना काम जारी रखते हुए उन भाइयों से पूछा, कैसे आए हो? छोटे भाई ने सादे और नम्र तरीके से उसे बताया, हम शादी करना चाहते हैं और इस बारे में हम आपसे सलाह लेने आए हैं। बूढ़ी ने पूछा, और तुम्हें कैसी पत्नियां चाहिए? बड़ा भाई तुरंत बोला, मुझे बहुत सुंदर लड़की चाहिए। मंझला भी तुरंत बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अमीर हो और सुंदर हो। बूढ़ी ने देखा कि छोटा भाई कुछ नहीं बोला तो उसने उसकी तरफ मुंह करके पूछा, और तुम्हें? छोटा भाई बोला, मुझे तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो दयालु हो, खुश मिजाज हो और ऐसी हो जो मुझसे बहुत प्यार करे। बूढ़ी जवाब में बोली, तुम में से हर एक को तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी, पर तुम लोगों को इसके लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। फिर वह एक नंगी ढालू जमीन जिसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी की तरफ इशारा करते हुए बोली, 3 दिन तक तुम लोग उस पहाड़ी की तरफ जाओगे। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक किला है जो संतरे के बाग से घिरा हुआ है। उसमें सारे संतरे अभी हरे होंगे, पर उनमें से एक पेड़ पर केवल एक शाख पर तुम्हें 3 सुनहरे संतरे लटके दिखाई देंगे। वे तीनों संतरे तुम शाख को बिना कोई नुकसान पहुंचाए तोड़ लेना और तोड़कर उन्हें मेरे पास ले आना, तो तुम्हें अपनी अपनी पसंद की पत्नियां मिल जाएंगी। पर याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तीनों भाई अगले दिन के सफर की तैयारी करने के लिए जल्दी ही घर लौट आए। अगले दिन उस सबने अपनी अपनी जेबें गिरियों, खजूरों, रोटियों से भरी और अपने सफर पर चल दिए। वे सारे दिन चले। जब रात हुई तो रात काटने के लिए वे एक अनाज रखने वाली जगह में रुक गए। वहां वे एक भूसे का बिस्तर बनाकर सो गए, पर थोड़ी ही देर में बड़ा भाई चांद की एक किरण के अंदर आने से जाग गया। वह किरण उस अनाज घर के दरवाजे से होकर अनाज घर में आ रही थी। उसने अपने आप से पूछा, मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? जब हमें संतरे मिलेंगे तो शायद हम लोग उनमें से सबसे अच्छा संतरा लेने के लिए लड़ेंगे। अगर मैं वहां सबसे पहले पहुंच जाता हूं तो मैं उनसे जो भी मुझे सबसे अच्छा संतरा लगेगा वह संतरा ले लूंगा। फिर मेरे भाई लोग उन 2 संतरों के ऊपर लड़ते रहे। यह सोचकर बड़ा भाई उठा और सारी रात चलता रहा। तीसरे दिन सुबह सवेरे ही वह किले पर आ गया। तब तक सूरज की किरणें भी उस संतरे को बाग पर नहीं पड़ी थी। संतरे के सफेद फूल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे, और जैसा उस बूढ़ी स्त्री ने कहा था, सारे संतरे अभी भी हरे थे। बड़ा भाई उन सुनहरे संतरों की खोज में लग गया। तभी एक पेड़ की सुनहरी चमक ने उसका ध्यान खींचा जो किले के दरवाजे के पास लगी थी। वे तीनों संतरे पेड़ के सबसे ऊंची शाख पर असली सोने के संतरों की तरह चमक रहे थे। वह शाख बहुत ऊंची थी। वह उस शाख तक नहीं पहुंच सकता था, पर वह उन्हें छोड़ने वाला भी नहीं था। उसने पेड़ को पकड़ा और यह देखने की कोशिश की कि वह उसे हिलाकर वे संतरे तोड़ सकता था कि नहीं, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसका तो हाथ ही उस पेड़ के तने से चिपक गया। वह तो वहां फंस गया था। उसी समय किले में से निकलकर एक बूढ़ा बहुत सारे चौकीदारों के साथ वहां पहुंचाया। उसने अपनी जादू की छड़ी उस पेड़ से धीरे से छुआई और बड़ा लड़के को पेड़ से छुड़ा दिया, पर फिर उसे तुरंत ही उन चौकीदारों ने पकड़ लिया और एक तहखाने में डाल दिया। उस तहखाने से बड़े लड़के ने सुना कि वह बूढ़ा अपने आप से रो रो कर कह रहा था, ओ मेरी प्यारी पत्नी, मेरी कीमती बेटियों,
तुम कब तक इस तरह से कैद रहोगी। उधर अगले दिन दोनों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा बड़ा भाई तो उन्हें धोखा देकर भाग गया था। वे उठकर अपने सफर पर चल दिए। उस दिन शाम को रात को ठहरने के लिए उन्होंने पहाड़ी के एक तरफ एक गुफा मिली, जो वे लोग वहीं ठहर गए। जब छोटा लड़का सो गया तो मंझला दबे पांव उठा और यह सोचकर वहां से चल दिया, बड़ा तो पहले ही चला गया है, पर मैं उसे पकड़ लूंगा। मैं इस बेवकूफ छोटे को यहीं छोड़ जाऊंगा, फिर यह जो चाहे करे। तीसरे दिन दोपहर को मंझला किले पर पहुंच गया, पर उसे बड़ा भाई वहां कहीं नहीं दिखाई दिया। मंझले को वहीं के संतरे की खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। उसने भी देखा कि जैसा कि उस बुढ़िया ने कहा था, अभी सारे संतरे कच्चे थे। तभी उसकी निगाह किले के दरवाजे के पास लगे एक पेड़ पर पड़ी, जिससे रोशनी निकलकर आ रही थी। वह उधर ही खींचा चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह रोशनी तो उस पेड़ पर लगे 3 सुनहरी संतरों में से आ रही है। उन सुनहरी संतरों को देखकर तो वह पागल सा हो गया और पेड़ की तरफ लपका। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने के लिए पेड़ से लपटा, उसका सारा शरीर पेड़ से चिपक गया और वह हिल भी नहीं सका। कुछ पल बाद ही वह पहले वाला बूढ़ा फिर वहां अपने चौकीदारों के साथ आया और अपनी जादू की छड़ी लड़के के शरीर से छुआकर उसे पेड़ पर से छुड़ा लिया। उसके चौकीदारों ने उसे भी ले जाकर उसी तहखाने में डाल दिया जहां उसका बड़ा भाई पड़ा हुआ था। इस बार दोनों ने उस बूढ़े को रोते हुए सुना, ओ मेरी पत्नी, ओ मेरी प्यारी बेटियां, एक भयानक जादूगर ने तुम्हें इस तरह कैद कर रखा है, कब आजाद होगी तुम। उधर अगले दिन जब छोटा लड़का सोकर उठा तो उसने देखा कि मंझला भाई भी उसे छोड़कर भाग गया है। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उस समुद्र के किनारे वाली बूढ़ी स्त्री ने कहा था कि सबको साथ साथ रहना है। फिर भी किले पर पहुंचते पहुंचते उसे तीसरे दिन का तीसरा पहर हो गया। उसे भी संतरों के फूलों की खुशबू आई तो उनका पीछा करते करते वह उन सुनहरे संतरों के पेड़ के सामने आ पहुंचा। उसने सोचा कि उसे वे संतरे जल्दी से तोड़ लेने चाहिए और फिर उसे अपने भाइयों को ढूंढना चाहिए। वह संतरे तोड़ने के लिए उछला और उछलकर उसने वह शाख पकड़ ली जिस पर संतरे लगे हुए थे। उसके पकड़ने से वह शाख टूट गई और पेड़ चिल्ला उठा। उस पेड़ के चिल्लाते ही वह बूढ़ा आदमी अपने कई चौकीदारों के साथ एक बार फिर से बाहर आ गया। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुमने तो संतरे पहले ही तोड़ लिए, इसलिए अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। छोटे लड़के ने पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी बोला, ये संतरे सारे दरवाजे खोल देंगे, तुम केवल रोटी और पानी ले लो और कुछ नहीं। और हाँ देखो, इन संतरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं तो वे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। छोटा लड़का किले की तरफ दौड़ा तो उस बूढ़े के कहे अनुसार किले के लोहे के भारी दरवाजे उसके आगे आगे अपने आप खुलते चलते गए। किले के अंदर किले की ऊंची ऊंची दीवारें बढ़िया पर्दों से ढकी हुई थी। छोटे लड़के का ध्यान एक खास पर्दे की तरफ गया जिसमें एक नौजवान लड़की एक घाटी में एक संतरे के बगीचे में खड़ी थी। हालांकि उसका मन वहां से हटने का नहीं कर रहा था, पर फिर भी वह अपने भाइयों की खोज जारी रखने के लिए वहां से आगे बढ़ा। आखिर उसने उन्हें पा ही लिया। उस तय खाने का दरवाजा जिसमें उसके भाई कैद थे अपने आप ही खुल गया था। बड़ा और मंझला दोनों उसके सामने गिड़गिड़ाए। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए हमें माफ कर दो। छोटे लड़के ने कहा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो बस हमें इन संतरों को समुद्र के पास रहने वाली उस बूढ़ी स्त्री के पास ले जाकर जल्दी पहुंचना चाहिए। सो बड़ा और मंझला उस किले की शान से प्रभावित होते हुए बेमन से छोटे भाई के पीछे पीछे हो लिए। छोटा भाई बोला, हमें किसी चीज को छूना नहीं है, सफर के लिए केवल रोटी और पानी ले लो। पर जब वे छोटे लड़के के पीछे किले के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जेबें, जो भी सोने और चांदी की चीजें उनके हाथ लगी, उनसे भर ली। छोटा लड़का जल्दी जल्दी बिना खाने और पीने के लिए रुके ही चला जा रहा था। हालांकि सूरज बहुत गर्म था पर संतरे ताजा ही रहे। पर इससे पहले कि वे किले से बहुत दूर पहुंचे, छोटे लड़के ने दोनों भाइयों ने अपनी रोटी पहले ही खा ली थी, अपना सारा पानी खत्म कर लिया था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि सफर के अभी 2 दिन और बचे हैं। वह रात तीनों भाइयों ने एक चरवाहे की झोपड़ी में बिताने का निश्चय किया, पर बड़े को रात भर नींद नहीं आई। वह इस बात से बहुत दुखी था कि उसका सबसे छोटा भाई वह संतरे लेकर जा रहा था, जबकि वह सबसे बड़ा था और वह इस काम को नहीं कर सकता था। सो आधी रात को वह उठा और अपने छोटे भाई के हाथ में लगी संतरों की शाख में से सबसे बड़ा संतरा तोड़ा और अपने सफर पर चल दिया। बड़ा सारी रात चला और फिर अगली सारी सुबह भी चला। जल्दी ही सूरज जोर से चमकने लगा और फिर बड़े लड़कों को प्यास लगाई। उसे लगा कि वह प्यास के मारे मर ही जाएगा। जब वह प्यास और नहीं सह सका तो उसने वह रसीला संतरा खाने का निश्चय किया।
पर जब उसने संतरे को बीच से फाड़ा तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकल पड़ी। संतरे में से निकलते ही उसने उससे रोटी मांगी। बड़ा केवल यही कह सका, रोटी तो मेरे पास नहीं है, वह तो मैंने सारी खा ली थी। फिर उसने उससे थोड़ा सा पानी मांगा। वह फिर बोला, मैंने तो पानी भी सारा पी लिया, तो मैं अपने संतरे में वापस जाती हूँ और फिर अपने पेड़ में। यह कहकर वह लड़की उसी संतरे में गायब हो गई और फिर संतरा भी उसके हाथ से निकलकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद वह धूल के एक तेज तूफान में फंस गया। अचानक उसके चारों तरफ किले की दीवारें खड़ी हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। इतने में ही वे चौकीदार फिर से आ गए और उन्होंने उसे पकड़ कर उसी तहखाने में डाल दिया। इस बीच मंझला सुबह उठा। जब उसने देखा कि बड़ा भाई एक संतरा लेकर वहां से गायब है, तो उसने भी अपने बड़े भाई की देखी वही करने की सोची। उसने भी बचे हुए 2 संतरों में से बड़ा वाला संतरा शाख पर से तोड़ा और वहां से चल दिया। छोटा लड़का आराम से सोता रहा। मंझले को भी पथरीला रास्ता और खूब गर्म सूरज मिला। जब उससे भी वह गर्मी नहीं सही गई तो उसने भी मरने की बजाय संतरा खाना ज्यादा अच्छा समझा। जब उसने संतरा छीलना शुरू किया, वह भी आश्चर्यचकित रह गया जब अचानक ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की उसमें से निकलकर खड़ी हो गई। इतनी सुंदर लड़की तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके कीमती जवाहरातों और कपड़ों से लग रहा था कि वह बहुत अमीर थी। निकलते ही उस लड़की ने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी रोटी दे दो। मंझला तो बस इतना ही बोल सका, मेरे पास तो कोई रोटी नहीं है, मैंने तो अपनी सारी रोटी खा ली। वह लड़की फिर बोली, तो फिर थोड़ा सा पानी ही दे दो। वह दुखी होकर बोला, मेरे पास तो वह भी नहीं है, वह भी सारी पी डाली। वह लड़की बोली, तब मैं पहले अपने संतरे में और फिर अपने पेड़ में वापस जाती हूँ। यह कहकर वह उस संतरे में गायब हो गई और संतरा वापस पेड़ पर चला गया। उसके गायब हो जाने के बाद मंझले ने भी अपने आप को धूल के तूफान में घिरा पाया। उसके चारों तरफ भी किले की दीवार खड़ी हो गई और फिर चौकीदार उसे पकड़कर उसी तहखाने में डाल आए जहाँ बड़ा भाई पड़ा हुआ था। जब छोटा लड़का सुबह जागा तो उसने देखा कि उसकी शाख पर अब केवल एक ही संतरा रह गया है। वह अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, कितने जल्दबाज हैं ये लोग। रोटी और पानी जो उसने बचा कर रखा था, उसके सहारे वह गर्म सूखी घाटी पार कर गया। शाम तक वह समुद्र के पास और फिर उस बूढ़ी स्त्री गुफा तक पहुंच गया। वह बूढ़ी स्त्री बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम तो पूरी शाख की शाख ही तोड़ लाए हो और तुमने तीनों संतरों को अलग अलग कर दिया है, क्योंकि तुमने मेरा कहा नहीं माना। इसलिए इससे जो आफत आने वाली है उससे मैं तुम में से किसी को नहीं बचा पाऊंगी। छोटे लड़के ने पूछा, पर मेरी पत्नी का क्या होगा और मेरे भाई? वह बूढ़ी स्त्री बोली, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम अपने घर वापस जाओ और अपने खेतों पर जाओ, इंतजार करो और हमेशा अपने दिल की सुनो। इतना कहकर वह अपनी गुफा में चली गई। छोटा लड़का दुखी होकर अपने घर लौट गया और अपनी माँ को आकर उसने अपने सफर का हाल और अपनी मुसीबतों के बारे में बताया। हालांकि उसकी माँ अपने बड़े बेटों के गायब हो जाने के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुई, पर वह छोटे लड़के को वापस आया देखकर खुश भी थी। हर सुबह जब वह लड़का खेतों पर चला जाता तो एक सफेद फाख्ता आकर माँ के कंधे पर बैठ जाती, जैसे वह उसे तसल्ली दे रही हो। जब माँ अपने घर का काम करती रहती थी तो वह फाख्ता उसके साथ सारा दिन रहती थी। इससे माँ को ऐसा लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सुबह जब गर्मियां खत्म हो रही थी तो लड़का खेत छोड़कर जल्दी ही घर आ गया और माँ से बोला, माँ मैं एक बार फिर से उस किले पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले गया था। मैं जाकर देखता हूँ कि मैं अपने बड़े भाइयों को वहां फिर से पा सकता हूँ या नहीं। फिर उसकी नजर उस फाख्ता पर जाकर ठहर गई जो उसकी माँ के कंधे पर बैठी हुई थी। उसने माँ से पूछा, यह फाख्ता कहाँ से आई? माँ बोली, यह तो मेरे पास रोज आती है और जब तुम खेतों पर होते हो तो यह सारा दिन मेरे साथ ही रहती है। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया तो वह फाख्ता उसके हाथ पर आकर बैठ गई। वह उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा तो उसकी गर्दन में एक कांटा सा चुभा हुआ महसूस किया। उसने वह कांटा बड़ी सावधानी से खींचकर निकाल दिया तो वह फाख्ता एक लड़की बन गई। वह लड़की बोली, हम लोगों को यहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ उस किले तक चलूंगी। फिर वह दोनों किले की तरफ चल दिए। इस बार वहां तक का सफर लड़के को बहुत छोटा लगा। जब वे दोनों किले की तरफ जा रहे थे तो फाख्ता लड़की ने छोटे लड़के को बताया कि कैसे उसकी 2 बहनें और माँ और वह खुद भी एक नीच जादूगर के शाप में जकड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पिता ने अपनी किसी भी लड़की की शादी
उससे करने से मना कर दिया था। वह लड़की आगे बोली, यह तो एक स्त्री का अधिकार है, वह किसी से भी शादी करे जिससे उसका मन करे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? छोटे लड़के की समझ में नहीं आया कि वह उसे उसकी इस बात का क्या जवाब दे जो वह उसे चुन ले। जब वे उस संतरे के बाग में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि बाग के सारे संतरे पक गए हैं। पर फाख्ता लड़की ने लड़के को सीधे उसी पेड़ के पास ले गई जिस पेड़ की शाखा वह पहले तोड़ कर लाया था। वहां 2 संतरे लटके हुए थे। छोटे लड़के ने फाख्ता लड़की को ऊपर उठाया ताकि वह उस शाख तक पहुंच सके। फाख्ता लड़की ने सावधानी से दोनों संतरे तोड़ लिए और उन्हें घास पर रख दिया। जैसे ही उसने उन्हें घास पर रखा, वे दोनों 2 लड़कियों में बदल गई। ये दोनों लड़कियां उसकी बहनें थी। उसी समय वह बूढ़ा भी किले में से बाहर आ गया और अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वह पेड़ भी हिला और सबकी आंखों के सामने देखते देखते वह एक स्त्री बन गया। तीनों बहनें चिल्लाई, माँ! उस बूढ़े आदमी ने भी अपनी पत्नी और बेटियों को गले से लगाया। फाख्ता लड़की बोली, मेरे माता पिता से मिलो और मेरी बहनों से। लड़का बोला, अब मुझे अपने भाइयों को ढूंढना है। बूढ़े ने किले के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब किले के सारे दरवाजे खुले हैं, तुम अंदर जा सकते हो। छोटे लड़के ने देखा कि उसके दोनों भाई उस किले के दरवाजे से बाहर चले आ रहे हैं। छोटे भाई ने दोनों भाइयों को नमस्ते किया। पर जब बड़े लड़के ने भागता लड़की की बड़ी बहन से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी, तो उसने जवाब दिया, एक बेवकूफ बेकार के आदमी से शादी करने के बजाय तो मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करूंगी। और जब मझले लड़के ने फाख्ता लड़की की मंझली बहन से पूछा कि वह क्या उससे शादी करेगी, तो उसने भी यही कहा, मैं किसी बेवकूफ और लालची आदमी से शादी करने के बजाय अकेले रहना ज्यादा पसंद करूंगी। इसलिए महल में केवल एक ही शादी हुई। शादी के बाद छोटा लड़का और फाख्ता लड़की दोनों अपने उस सफेद घर को लौट आए जो समुद्र के पास, जहाँ की खिड़कियां पर उन्होंने गुलाब के फूलों से भरे गमले रखे और माँ का दिल खुशियों से भर दिया और वो दोनों भाई वहीं रह गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।